Welcome guys, this is lecture number 5 of chapter 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं उस पार्ट को कंप्लीट कर चुका हूं इस चैप्टर के जिसमें हमने बात की है हाइड्रोस्टैटिक की, मतलब जब लिक्विड हमारा रेस्ट पर है तब उसकी प्रॉपर्टीज जो है प्रेशर से रिलेटेड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, पास्कल्स लॉ, इन सभी के साथ मैंने एक आधे पोर्शन को खत्म किया है। कि जैसे कि हम जानते हैं इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं। एक बार हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं जब लिक्विड हमारा रेस्ट पर है, और एक बार हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे अब, जिसमें लिक्विड मोशन में होगा, फ्लो करेगा, तो उसके मोशन के बारे में बात करेंगे कि जब एक लिक्विड मोशन में है तो किस तरह की प्रॉपर्टीज उसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है। एक तरह से इस चैप्टर में दो ब्रांचेस हैं। एक तरह से जो फ्लूइड्स के बारे में, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में स्टडी करती है, एक हाइड्रोस्टैटिक था और अब दूसरा है हाइड्रोडायनेमिक्स, या हाइड्रोडायनेमिक्स को कहेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करने वाले हैं, जिसमें फ्लूइड हमारा मोशन में होगा, मूव करेगा। जैसे किसी पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, किसी रिवर के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, कोई झरना बह रहा है, इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हमारा लिक्विड मोशन में है। फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिक्विड की जो जाननी है हमें जब बात आती है मोशन की, उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स को क्या कहा जाएगा, क्या होता है विस्कस फोर्स, ये समझना है मुझे। लिक्विड कैसे होते हैं, विस्कस होते हैं। लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स, ये तीनों रिलेटेड है आपस में, कि लिक्विड्स विस्कस फ्लूइड्स है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि विस्कस फोर्स लगता है लिक्विड के अंदर, किस तरह का फोर्स है और कैसी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। इन सब की बात मुझे जाननी है। विस्कोसिटी पर चैप्टर 2 में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अक्सर उसके डायमेंशंस का हम क्वेश्चंस को चेक करने में और फॉर्मूला डेराइव करने में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बहुत बार हमने यूज किया है। अब मैं बात करने वाला हूं कि भाई विस्कस फोर्स की बात आई है, ये किस तरह का फोर्स था, एक लिक्विड की कैसी प्रॉपर्टी होगी, विस्कोसिटी से किस बात पर फर्क पड़ेगा लिक्विड को लेकर। किसी पाइप के अंदर या मान लीजिए किसी हम बात करें नदी नाले की बात करें, इस तरह से कि घर के बाहर भी आप देखेंगे वेस्ट वाटर के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, नाले बनाए गए हैं हमारे घर के बाहर। फिर वो बाहर मेन रोड पर और बड़े हो जाते हैं, फिर वो और सड़कों पे जाकर और बड़े बड़े ड्रेनेज बन जाते हैं। या फिर इस तरह से हम बात करते हैं, नदी हो सकती है, नहर है, नाले हैं, या कोई पाइप है, किसी पाइप से पानी आ रहा है, टैप से पानी आ रहा है। अभी बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने लाऊंगा इस तरह से। अब मैं बात करूं कि ये बेस हो गया इस तरह से, ये बेस हो गया है इस तरह से, और ये बेस मतलब जो नीचे का फ्लोर है, एक तरह से बेस है इस सरफेस का या फिर इस नदी का, नाले का, इस तरह से। तो ये जो बेस है इसका, अब इस बेस के जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स मतलब डस्ट, सीमेंट या जो भी वो सरफेस है, वो पार्टिकल्स हैं उसके। और इसके अंदर फ्लो कौन कर रहा है, मान लो कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, एग्जाम्पल फिलहाल क्या है, वाटर है। तो वाटर के पार्टिकल्स हैं इस तरह से ऊपर, तो वाटर के इस तरह से पार्टिकल्स हैं ऊपर मान लीजिए। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में
और बेस जो था उसके पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। भाई अगर पानी के मॉलिक्यूल्स पानी के साथ ही फोर्स लगा रहे हैं तो वो उनके कोहेसिव फोर्स है। पानी के पार्टिकल्स इस बेस यानी दूसरे टाइप के पार्टिकल्स के साथ जो फोर्स लगा रहे हैं, बॉन्डिंग है जो उनके बीच में एक, उस बॉन्डिंग को, उस फोर्स को क्या कहूंगा? अडहेसिव फोर्स कहूंगा। फेविकोल पे लिखा होता है जैसे अडहेसिव, कि आप एक कागज को दीवार पर चिपका सकते हैं या आप दो पेपर्स को भी आपस में चिपका सकते हैं, वो बीच में अडहेसिव, मतलब फेविकोल क्या करता है? फेविकोल के पार्टिकल्स किसी दूसरे मटेरियल के पार्टिकल्स के साथ क्या कर लेते हैं? बॉन्डिंग कर लेते हैं। फेविकोल जो होता है उसके अपने, फेविकोल ऐसा नहीं है कि वो हार्ड हो जाए, तो फेविकोल क्या करता है? जब हम लगाते हैं, दो पेपर्स के बीच में फेविकोल लगा दिया जाए, तो फेविकोल ने बीच में क्या किया? इधर पेपर के साथ कैसे फोर्स लगाए? अडहेसिव फोर्स, कि भाई मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो हैं वो फेविकोल के अलग हैं और जो पेपर है उसके अलग है, अडहेसिव फोर्स बना लिया। फिर दूसरे पेपर के साथ भी अडहेसिव फोर्स बनाया, उन दोनों पेपर्स को जोड़कर बैठ गया है, जबकि वो पेपर्स आपस में ऐसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। फेविकोल का मैंने यूज किया, फेविकोल अडहेसिव लिखा हुआ है, इसीलिए ये बताने के लिए कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये अडहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लगा रहा है। तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में और इस बेस के बीच में एक जो अट्रैक्शन होगी, उस अट्रैक्शन को मैं कहता हूं अडहेसिव फोर्स। और पानी के पार्टिकल्स पानी के ही साथ जो फोर्स लगा रहे हैं, पानी के पार्टिकल्स पानी के साथ ही जो फोर्स लगा रहे हैं वो कोहेसिव फोर्स हो गए हैं इस तरह से। तो इन पानी के पार्टिकल्स के बीच में और इस बेस के बीच में बात करूं, जो ये पार्टिकल्स बेस के ज्यादा नजदीक है, कांटेक्ट में है, इन पर वैसे मैंने थोड़ा गैप दिखा दिया इस तरह समझाने के लिए। अदरवाइज ये ऊपर जो लेयर बनाई है, मतलब वाटर के पार्टिकल्स हैं और ये बेस के साथ कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, तो इनके बीच में एक अडहेसिव फोर्स होगा, इनके बीच में एक अडहेसिव फोर्स होगा जो काफी स्ट्रॉन्ग है। यानी ये जो बेस था, इस बेस ने क्या किया है? वाटर के पार्टिकल्स को क्या किया हुआ है? अट्रैक्ट किया हुआ है। पानी फ्लो कर कर आगे जाना चाहेगा, बट ये बेस जो है वो इन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। अब इससे ऊपर और भी पार्टिकल्स है भाई, इस तरह से जो ऊपर भाई, एक मान लीजिए किसी नाले के अंदर पानी जा रहा है, तो सबसे नीचे जो पार्टिकल्स है वो बेस के साथ कांटेक्ट में है, फिर उससे ऊपर भी तो पानी तो बहुत सारा है, तो मैं तो ऐसे पानी में पार्टिकल्स की लेयर बनाता जा रहा हूं। सबसे नीचे बहुत सारे पार्टिकल्स रखे गए जो इस फ्लोर के, इस बेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। उससे ऊपर और पार्टिकल्स होंगे, उनकी एक लेयर कंसीडर करिए, ऐसे कॉपी के पेजेस की तरह मानिए। सबसे नीचे एक पेज रखा हुआ है, वो पेज बेस के कांटेक्ट में है, इस पेज के ऊपर दूसरा पेज रखा गया, तीसरा, चौथा, ऐसे पेजेस रखते जाइए बहुत सारे आप, तो वो क्या बन गई है? वाटर की एक लेयर बन गई है, पानी के पार्टिकल्स की एक लेयर कंसीडर करते जाइए इस तरह से। तो सबसे नीचे जो लेयर थी, सबसे पहला जो पेज था, वो बेस के साथ टच में है, कांटेक्ट में है, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक अडहेसिव फोर्स होगा। अब इससे थोड़ा सा ऊपर भी एक लेयर में ऐसे कंसीडर करूं कि भाई चलो इससे ऊपर के पार्टिकल्स की बात करूं, तो इन पार्टिकल्स का इस बेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो जो अडहेसिव फोर्स है वो जाहिर सी बात है वीक हो गए होंगे, और जब फ्लो बनना चाहेगा, प्रेशर आएगा, तो पानी के पार्टिकल्स आगे जाना चाहेंगे। ये वाली लेयर आगे जाना तो चाहेगी भाई, लेकिन इस लेयर में और नीचे ये जो कंसेक्यूटिव लेयर्स हैं वाटर की, ये जो कंसेक्यूटिव लेयर्स हैं वाटर की, इन लेयर्स के बीच में कोहेसिव फोर्स है, यानी सेम पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स है। ऊपर वाली लेयर आगे जाना चाहेगी, लेकिन नीचे वाली जो लेयर है वो बेस के टच में रहना चाहती है, और ये वाली पानी की लेयर ऊपर वाली लेयर को भी अट्रैक्ट तो कर ही रही है। वाटर के मॉलिक्यूल्स और के बीच में फोर्स तो है ही, वीक है वो फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स यहाँ पर वीक है। तो ये पार्टिकल्स आगे जाना चाहेंगे, नीचे वाली लेयर एक ही जगह पर रहना चाहेगी क्योंकि इसे बेस ने अट्रैक्ट किया हुआ है।
तो सबसे ऊपर वाली लेयर को थोड़ा पकड़ के रखेगी, एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स का काम करेगी। ऐसे डिफरेंट लेयर्स की बात करूंगा, ऐसे डिफरेंट लेयर्स की बात करूं अगर एक लिक्विड के अंदर, तो इस तरह की डिफरेंट लेयर्स में ये कहा जाएगा सबसे ऊपर वाली जो लेयर है लिक्विड की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी काफी वेलोसिटी होती है, वो काफी तेज चल रही होती है, प्रेशर अप्लाई किया गया तो वो मोशन में आना चाहती है, वो मोशन में इस तरह से आएगी। ये ऊपर वाली लेयर जब जाना चाहेगी आगे, तो इससे नीचे वाली लेयर जो है वो थोड़ी कम स्पीड में होगी। क्यों? क्योंकि इस सबसे नीचे वाली लेयर को बेस ने एडहेसिव फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया हुआ है, तगड़े फोर्स लगा रहा है और पकड़ा हुआ है इसको, तो ये बहुत ही स्लो होगी, या फिर ये वाली लेयर तो लगभग रेस्ट पर होगी। और आप देखते हैं किसी नाले के अंदर, किसी नदी के अंदर नीचे बहुत ही मलबा इकट्ठा हो जाता है, गार इकट्ठी हो जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल्स तो मोशन में है ही नहीं वाटर के। ये सबसे नीचे वाली लेयर को बेस ने एडहेसिव फोर्स से पकड़ा हुआ था, बहुत कम वेलोसिटी है इसकी। इससे ऊपर वाली जो है उस पर एडहेसिव फोर्स थोड़े कम है इस बेस के, इसलिए इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। इससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एडहेसिव फोर्स कम होते जा रहे हैं इस तरह से। और ये लीजिए, इस तरह से क्या है, वेलोसिटीज में डिफरेंस है। सबसे ऊपर भाई ये एक वेक्टर है, एक तरह से वेक्टर की लेंथ क्या दिखाती है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन सभी पार्टिकल्स की सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड बता रही है। सबसे ऊपर जो लेयर है पानी की, तो यहां ऊपर से देख रहे हैं बिल्कुल टॉप से, तो बिल्कुल टॉप से बात करें इस तरह से, और ये बिल्कुल बॉटम था भी इस तरह से, तो बिल्कुल टॉप और बॉटम का कंपैरिजन किया जाए तो ये है कि सबसे ऊपर जो पानी की लेयर है वो मोशन में होती है, हमें दिखाई भी देती है। अगर पानी डाला जाए तो प्रेशर आता है, और प्रेशर होने के कारण लिक्विड आगे मूव करने लगता है, तो हमें इस नदी नाले के अंदर ऊपर पानी फ्लो करता हुआ दिखाई देता है कि ये लेयर जा रही है। उससे नीचे वाली लेयर थोड़ी और स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसे फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्स है। ये ऊपर वाली जाना तो चाहती है, बट ये नीचे वाली को, और नीचे वाली रोक रही है, तो ये इसको रोकने की कोशिश करती है, ये स्लो रहती है थोड़ी सी। सबसे ऊपर वाली फास्ट है, क्योंकि उस पे और बेस में एडहेसिव फोर्सेस तो बहुत ही वीक है, बहुत कम असर है, तो वो तेज चल रही है। उससे कम वाली में एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो गई है, और स्लो हो गई है, ये और स्लो हो गई है, ये और स्लो हो गई है, और ये नीचे वाली जो ना, ये लगभग किस पर है, रेस्ट पर। रिवर्स में पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आएगा। सबसे नीचे वाली लेयर लगभग रेस्ट पर है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ही रुकी रहेगी, मोशन में आ सकती है। बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी डाला जाएगा, तो प्रेशर जब ज्यादा होगा तो ये एडहेसिव फोर्सेस से नहीं रोक पाएंगे, मूव भी करने लगेगा। बट ये पक्का है, सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे ज्यादा स्पीड में, सबसे नीचे वाली लेयर मिनिमम स्पीड पर होगी। तो सबसे बॉटम में बात करूं अगर मैं, तो बेस ने एडहेसिव फोर्स के कारण पार्टिकल्स को पकड़ा हुआ है, तो इनकी स्पीड बहुत ही कम हो गई है, या कह लीजिए ये रेस्ट पर है। फिर ये अपने से ऊपर वालों के साथ एक अट्रैक्शन कर रहे हैं। भाई नीचे वाली अगर चीज मूव नहीं करना चाहती है और ऊपर वाली चीज मूव करना चाहती है इसके ऊपर, तो वो जो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो रोकेगा आगे जाने से। यानी ऊपर वाली लेयर जब आगे जाना चाहती है ना, तो उससे नीचे वाली लेयर जो है वो उस पर एक फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की तरह याद करिए। ये भी एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स है, बट इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होंगी। अगर किसी सरफेस पर ये ब्लॉक मूव करना चाहेगा, आपने एक फोर्स लगाया है, तो ये एक पार्टिकल ब्लॉक का कंसीडर किया और ये एक पार्टिकल मैंने बेस का कंसीडर किया। आपको बताया है फ्रिक्शन वाले में मैंने, जब ये ऊपर वाला ब्लॉक आगे जाना, भाई इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक एडहेसिव फोर्स लग रहा है, और वो एडहेसिव फोर्स इन्हें जोड़कर रखना चाहता है। लेकिन ये ऊपर वाला पार्टिकल इस फोर्स के साथ आगे जाना चाहता है, तो नीचे वाला पार्टिकल जो एडहेसिव फोर्स है उसके कारण इसे पकड़ के रखना चाहता है।
यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। और ये विस्कस फोर्स भी एक फ्रिक्शन फोर्स ही है जो लिक्विड में लग रहा है, जो लिक्विड्स में लग रहा है। तो ऊपर वाली लेयर आगे जाना चाहती है तो उससे नीचे वाली लेयर एक फोर्स लगाकर उसे रोकने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। सबसे नीचे वाले पार्टिकल्स तो लगभग रेस्ट पर बैठे हैं, आगे नहीं जाना चाहते। उससे ऊपर वाले थोड़े तेज चल रहे हैं, उससे ऊपर वाली लेयर और तेज है, और तेज। सबसे टॉप पर जो लेयर है वो सबसे फास्ट है। कोई भी दो लेयर्स की बात करी जाए, इन दोनों लेयर्स के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, बिल्कुल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तरह है। ऊपर वाली लेयर आगे जाना चाहती है और नीचे वाली लेयर उसके इस मोशन को अपोज करना चाहती है, उसके मोशन को रोकना चाहती है, रोकने की कोशिश कर रही है। इसी फोर्स को विस्कस ड्रैगिंग फोर्स कहेंगे। इसी फोर्स को विस्कस ड्रैगिंग फोर्स कहेंगे। विस्कस मतलब ये लिक्विड्स के लिए है, ड्रैगिंग का मतलब ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है भाई, पकड़ने की, खींचने की कोशिश कर रहा है इस लेयर को, इसे विस्कस ड्रैगिंग फोर्स कहेंगे। तो विस्कस फोर्स क्या है, ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो लिक्विड्स की लेयर्स के बीच में लग रहा है जब लिक्विड किस में है, मोशन में है। लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। जिस लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी यानी विस्कस फोर्स उसमें ज्यादा होगा, और वो लिक्विड बहुत धीरे फ्लो करेगा, उसके फ्लो करने का रेट कम होगा। पानी की बात करूं तो विस्कस फोर्स कम है, पानी की विस्कोसिटी कम है, और इसलिए पानी क्या कर सकता है, कहीं गिराया जाए तो आसानी से फ्लो कर सकता है। अगर मैं हनी की बात करूं, मैं शहद की बात करता, अगर मान लो तो टेबल पर शहद गिरा दिया जाए तो पानी की तरह एकदम से फैलकर नीचे नहीं गिर जाएगा, वो टेबल पर ही एक जगह पर थोड़ा इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे फ्लो करेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स काफी ज्यादा है उसकी लेयर्स में, उसके पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए विस्कोसिटी ज्यादा है, वो धीरे फ्लो करेगा इस तरह से। तो बात आती है विस्कस फोर्स की, कि विस्कस फोर्स क्या है, कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस तरह से लिखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट the force of friction that comes into play, the force of friction that comes into between various layers, between various layers of liquid when liquid is in motion. When liquid is in motion is called viscous force में, तब उस फोर्स को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। और क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, मुझे अपोज की बात यहाँ नहीं लिखनी पड़ी क्योंकि मैंने कह दिया द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और फिर आप लिख सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी लिक्विड की ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहा जाता है, लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहा जाता है। तो हम लिखेंगे मोर द विस्कोसिटी, ये पॉइंट लिखेंगे मोर द विस्कोसिटी। अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है यानी विस्कस फोर्स ज्यादा है, तो मोर द विस्कोसिटी लेस विल बी द rate of flow of liquid, less will be the rate of flow of liquid। तो लिक्विड का जो रेट ऑफ फ्लो रहेगा वो उतना ही कम हो जाएगा, उतना ही धीरे फ्लो करेगा लिक्विड, उतना ही स्लोली मूव करेगा एक लिक्विड। तो कोफिशिएंट ये मैंने बताया, सॉरी, विस्कस फोर्स क्या है और इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहेंगे। और ये विस्कस फोर्स एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स है और ये इस मोशन को अपोज करता है। और अपोज करता है तो ऊपर जो लेयर्स हैं सबसे ऊपर की उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद वेलोसिटी कम होती गई लेयर्स की,
और बेस पर जो लेयर्स हैं या जो पानी है या जो लिक्विड है वो तो लगभग रेस्ट पर रहता है। इसीलिए अगर हम प्रेशर से पानी ना डालें और लंबे समय तक नदी नाले ऐसे ही रहें तो बेस पर बहुत मिट्टी, बहुत ही मलबा, भारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि नीचे वाली पानी की लेयर्स रेस्ट पर हैं लगभग, और उसमें जो मिट्टी मलबा है वो एक ही जगह फिर रेस्ट पर ही रह जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने जानी है कि विस्कस फोर्स क्या होता है। इसका एक और एग्जांपल ये है, इसका एक और एग्जांपल ये है, एग्जांपल में ऐसे डेफिनेशन लिख दी, डायग्राम से समझा दिया और सारी बातें बताने के बाद मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको। और वो एक और एग्जांपल इस बात का है कि जब कभी आप किसी ग्लास में पानी लेकर उसमें चीनी घोल रहे हैं या नमक घोल रहे हैं, या मान लीजिए आप ऐसे ही पानी को गोल गोल घुमा रहे हैं, या आप जूसर ग्राइंडर की बात करें, आप जूसर ग्राइंडर की बात करें, किसी जूस वाले के पास जाएंगे, वो जूस बना रहा होगा, या आप घर पे देखेंगे ट्रांसपेरेंट वो जो मग है, वो जो कंटेनर है, उसके अंदर जब आप जूस बना रहे हैं तो जब वो घुमाएगा ग्राइंडर उसको इस तरह से, तो जब घूमता है लिक्विड तो बिल्कुल बीच में जो गोल गोल लेयर्स बनती है, मतलब बीच सिलेंडर्स हो गए भी बहुत सारे, तो जो जब हम इस तरह से स्टिर करते हैं, तो जब हम इस तरह से स्टिर करते हैं, घोल रहे होते हैं, तो इस तरह से लिक्विड की क्या बन जाते हैं, लेयर्स बन जाती है। ऐसे ऊपर से देखने पर यू सर्कल जैसा दिखाई देता है इस तरह से। तो यू सर्कल जैसा जब दिखाई देता है तो ये जो बीच में लेयर्स है ये बहुत फास्ट घूमने लगती है भाई, ये जो बीच में लेयर्स होती है ना ये बहुत तेज घूमने लगती है इस तरह से। फिर ये इसके बाद वाली लेयर्स थोड़ी स्लो हो जाएगी इस तरह से, फिर इसके बाद वाली लेयर्स और स्लो हो जाएगी इस तरह से, और बाउंड्री पर तो लगभग लेयर्स किस पे रह जाती हैं, रेस्ट पर रह जाती हैं। अगर आप बाहर से उस मग को देखेंगे, ट्रांसपेरेंट मग को बाहर से देखिए इस तरह से, बाहर से आपको लगेगा जूस जो है वो गोल घूम रहा है, लेकिन बड़ी धीरे धीरे घूम रहा है लिक्विड जो है। ऊपर से व्यू देखिए आप, बीच में जो लेयर्स बन रही होगी ना यहाँ पर, वो बहुत तेज आपको घूमती हुई दिखाई दे रही होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये साइड में जो लेयर्स, ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये इस ग्लास के कांटेक्ट में आ गए हैं, और वो एडहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, कोहेसिव फोर्स से। तो ये लगभग साइड वाली लेयर लगभग बहुत स्लो घूम रही होगी, क्योंकि ग्राइंडर बहुत तेज घुमा रहा है, अभी प्रेशर काफी लगा रहा है, इसलिए धीरे धीरे घूम रही होगी। या स्लोली घूम रहा होता तो लगभग ये लेयर्स रेस्ट पर हो जाती हैं, फिर अंदर वाली लेयर्स और फास्ट हो जाती हैं, बिल्कुल बीच में वो जो लेयर घूम रही है वो बहुत ही क्या घूम रही है, फास्ट घूम रही है। दैट्स ऑल ड्यू टू विस्कोसिटी। ये सब विस्कोसिटी के कारण है। लिक्विड की प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, ज्यादा विस्कोसिटी फ्लो को कम करेगा, कम विस्कोसिटी होगी तो फ्लो ज्यादा होगा। तो लिक्विड्स फ्लो करते हैं तो जब फ्लो करेंगे, जब मोशन में होंगे, फ्लो होने के कारण लेयर्स आगे जाना चाहेंगी और एक विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, मतलब एक फ्रिक्शन फोर्स एक टाइप का। और उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल, उसका डायग्राम हमने समझा है, प्रॉपर्टी को हमने जान लिया है। अब बात आ जाती है कि लिक्विड में ये विस्कस फोर्स किस चीज पर डिपेंड करता है। तो लिक्विड के अंदर ये जो विस्कस फोर्स है ये किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम अब डेराइव करने वाले हैं, डेफिनेशन लिखने के बाद हम डेराइव करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स। तो ये विस्कस फोर्स कितना लगेगा इसका एक डेरिवेशन जानना चाहता हूं मैं, और इस डेरिवेशन को समझने के लिए इस तरह से भाई क्या था कि बेस हो गया, बेस के बाद कुछ पार्टिकल्स हैं ऐसे प्लेन, मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो उस बेस के कांटेक्ट में है, तो एक लेयर बन गई, फिर उससे ऊपर एक दूसरी लेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर्स कंसीडर की जा सकती हैं। उन्हीं में से आप एक लेयर कंसीडर करिए इस तरह से, तो उन्हीं में से आप इस तरह की कोई एक लेयर कंसीडर करिए। भाई ये एक लेयर बना दी मैंने भाई लिक्विड की इस तरह से, और ये एक और लेयर बना दी भाई मैंने इस तरह से। तो ये लिक्विड की इस तरह से लेयर्स हैं, और इन लेयर्स के बीच
तो इन लेयर्स के बीच जब बात करेंगे इस तरह से, तो ये लिक्विड की दो लेयर्स कंसीडर की है मैंने। तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो ऐसे एक सरफेस बना दिया मैंने उन पार्टिकल्स का। तो बिल्कुल नीचे ऐसी जो लेयर होगी वो बेस के बिल्कुल टच में है, उनके बीच में काफी एडहेसिव फोर्स लग रहे हैं, वो लेयर लगभग रेस्ट पर है। इससे ऊपर वाली जो ये लेयर है, पहले मैंने ऐसे डॉट डॉट से लाइन दिखाई थी, वो लेयर्स दिखाने की कोशिश थी कि बहुत सारे ऐसे लेयर्स बनाए, जैसे फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे फ्लोर्स हैं। तो दो फ्लोर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ऐसे कंसीडर करिए। इन दोनों लेयर्स के बीच में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं भाई, कोई कमी नहीं है पार्टिकल्स की। कोई दो लेयर कंसीडर करी है समझने के लिए कि ये एक लेयर कंसीडर करी इस तरह से P और ये एक लेयर कंसीडर करी Q। इन दोनों लेयर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा रहे हैं या इंटर एटॉमिक फोर्स लगा रहे हैं। तो जो फोर्स लग रहा है, ऊपर वाली लेयर जब आगे जाना चाहेगी, नीचे वाली लेयर से थोड़ा रोकना चाहेगी, और इसीलिए एक क्या लगेगा विस्कस फोर्स भी। एरिया, इनका जो एरिया है, ये जो मैंने लेयर कंसीडर करी है, मान लो ये रेक्टेंगल की शेप है, तो रेक्टेंगल की शेप है तो इसका कुछ ए क्या है, एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा यानी उतने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, और उतना ही इनके ज्यादा बीच में क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगी, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। बिल्कुल सही बात है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो ये क्या था भाई, बेस। तो ये वो बेस था, उस नदी नाले का बेस है ये, और इस बेस से इस वाली लेयर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x। तो इस लेयर का जो डिस्टेंस है इससे, वो x डिस्टेंस है इस बेस से, और ये ऊपर वाली लेयर थोड़ी और डिस्टेंस पर है। तो ये थोड़ी और डिस्टेंस पर है, और ये x प्लस dx डिस्टेंस पर है, और ये x प्लस dx डिस्टेंस पर है, इस तरह से। तो सबसे ये जो नीचे वाली लेयर है, इसका बेस से डिस्टेंस कितना है, x, और ऊपर वाली लेयर का डिस्टेंस कितना है भाई, बेस से x प्लस dx। ऊपर वाली जो लेयर है उसका डिस्टेंस बेस से ज्यादा हो गया है, तो जो एडहेसिव फोर्स है वो तो वीक होंगे, और वीक होंगे तो उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी भाई। ये वाली लेयर ज्यादा नजदीक है इसके, इस पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो दो लेयर्स इस तरह से अगर कंसीडर कर ली है मैंने, इस नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कितनी है, v। इस नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कितनी है, v है। तो इस ऊपर वाली लेयर की जो वेलोसिटी है वो v प्लस dv रही होगी, इस तरह से भाई। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के कंपैरिजन में dx डिस्टेंस ज्यादा हाइट पर है, या फिर ये कह लो इन दोनों लेयर्स के बीच में सेपरेशन कितनी है, डिस्टेंस कितना है इन पार्टिकल्स के बीच में, dx। और डिफरेंस वेलोसिटी का कितना है इन पार्टिकल्स के बीच में, dv। एक की वेलोसिटी v है, तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, dv। तो v प्लस dv लिख दिया। इसका डिस्टेंस x है तो उसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, dx। इन दोनों लेयर्स के बीच की सेपरेशन कितनी है, dx, और इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, dv। तो इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस है इस तरह से, तो यहां पर कैपिटल A एरिया कंसीडर किया गया है, एरिया ऑफ लेयर्स। ये जो लेयर्स कंसीडर करी इनका एरिया है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स कंसीडर किए गए हैं, और नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। दोनों का एरिया A है, इसका भी एरिया A है, तो दोनों का एरिया फिलहाल इक्वल माना गया, इस तरह से एरिया बराबर माना गया। dv क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस है इनके बीच में, इन दोनों की वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस है, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी कम है भाई, इस तरह से। और dx इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है, dx इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। किसी भी टर्म को मैं अगर डिस्टेंस से डिवाइड करता हूं तो ग्रेडियंट कहलाता है। dv वेलोसिटी का डिफरेंस है इनके बीच में, dx डिस्टेंस है, डिस्टेंस से लेंथ से डिवाइड करने पर क्वांटिटी को ग्रेडियंट कहा जाता है। मैंने वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड किया है, मैंने वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड किया है, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। ये टर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाती है। ये ग्रेडियंट मतलब जैसे पोटेंशियल को डिवाइड करूंगा लेंथ से तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा,
प्रेशर को डिवाइड करूंगा लेंथ से तो प्रेशर ग्रेडियंट कहलाएगा, वेलोसिटी को डिवाइड किया है लेंथ से तो ये जो मेरे पास एक टर्म बन गई है इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। तो ये तो इसका नाम रहा। वैसे जाहिर सी बात है भाई, इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा वेलोसिटी का डिफरेंस होगा उतना ही कम होगा फोर्स। भाई वेलोसिटी अगर फोर्स ज्यादा होता है इनके बीच में विस्कस फोर्स तो वेलोसिटी काफी कम हो जाती है भाई इसकी। तो इसलिए अगर इनकी वेलोसिटी में डिफरेंस जितना ज्यादा है विस्कस फोर्स उतना ही कम रहा होगा। सेपरेशन इनके बीच में जितनी कम है विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। भाई क्लोज होंगी ये लेयर्स तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी और ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो ज्यादा विस्कस फोर्स भी होगा। मैंने एक साथ लिख दिया इस पूरी टर्म को dv/dx में। ऊपर वाली लेयर जब आगे जाना चाहती है तो नीचे वाली लेयर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, उसी फ्रिक्शन फोर्स का नाम है विस्कस ड्रैगिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स है उसी का नाम है विस्कस फोर्स और ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा ये डेरिवेशन है आपके सामने। भाई विस्कस फोर्स जो है, विस्कस फोर्स इन लेयर्स के बीच में, विस्कस फोर्स इन लेयर्स के बीच में F है और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहली बात तो एरिया के। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा विस्कस फोर्स, बता तो दिया भाई जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। dv/dx की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी फोर्स उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। इस तरह से ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिएगा इस तरह से। मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dv के। जितना ज्यादा वेलोसिटी का डिफरेंस होगा इनके बीच में उतना ज्यादा फोर्स होगा। भाई ये नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है तो इनकी वेलोसिटी में डिफरेंस होगा। तो जितना ज्यादा होगा ये डिफरेंस उतना ज्यादा रहा होगा क्या भाई विस्कस फोर्स। और उसके बाद भाई dx के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई डिस्टेंस इनके बीच में ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा क्योंकि ये किसके कारण है अट्रैक्शन के कारण ही तो है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, वो आगे जाना चाहती है तो नीचे वाली रोक रही है उसको। तो इसलिए इकट्ठा लिख दिया जाता है भाई कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके वेलोसिटी ग्रेडियंट के। dv के डायरेक्टली है, dx के इनवर्सली है। बट इस टर्म को एक साथ पढ़ेंगे अब हम इस तरह से कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके dv/dx के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dv/dx पूरी टर्म के यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन फैक्टर्स पर अगर ये फोर्स डिपेंड करता है तो फोर्स प्रोपोर्शनल है एरिया इनटू में dv/dx के। फोर्स प्रोपोर्शनल है एरिया इनटू में dv/dx के। फोर्स प्रोपोर्शनल है dv/dx के। अब कांस्टेंट आना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट लाया मैं भाई इस तरह से F इज इक्वल टू ईटा कांस्टेंट लेकर आया भाई मैं। ईटा सिंबल है एक और माइनस का साइन भी आया है साथ में। मैं बताऊंगा माइनस का साइन क्यों आया है। मैं पहले आपको बता दूं कि भाई मैंने ईटा एक कांस्टेंट यहां पर लगाया है। ईटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वीडियो को पॉज कर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस याद करने की कोशिश करिए और इसी फॉर्मूले से भी बनाई जा सकती है इसके डायमेंशंस। तो सेकंड चैप्टर में खूब हम यूज करते थे, याद करिए उस बात को। तो वेयर ईटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। वेयर ईटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। ईटा यहाँ पर ये कांस्टेंट है। ईटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। ईटा डिपेंड करता है मटेरियल पर। ईटा डिपेंड किस पर करता है मटेरियल पर डिपेंड करता है भाई। ईटा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल टेम्परेचर एंड प्रेशर भाई। तो बात की जाए कि ईटा क्या है, वैसे तो ये कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए और मैं वाटर के लिए बात करूं तो वाटर के लिए ईटा की वैल्यू कुछ फिक्स है, वही रहेगी।
टेम्परेचर बदलने पर, प्रेशर बदलने पर चेंजेस आएंगे। दूसरा मटेरियल उठाऊंगा तो उसके लिए ईटा की वैल्यू अलग होगी। तो किसी एक लिक्विड के बारे में पढ़ रहा था, किसी टेम्परेचर पर, प्रेशर पर ईटा एक कांस्टेंट है, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा की वैल्यू से पता चलता है कि कौन जितनी ज्यादा ईटा की वैल्यू होगी वो उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, रेट ऑफ फ्लो उसका उतना ही कम होगा। ईटा की वैल्यू कम होगी, विस्कस फोर्स कम होगा, उसकी वो ज्यादा तेजी से क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक कांस्टेंट का नाम आया है, ईटा इसका सिंबल है, इसकी यूनिट्स, इसके डायमेंशंस की बात करेंगे। अभी जो डेरिवेशन था वो था फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा था विस्कस फोर्स का, कि दो लेयर्स के बीच में ये विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ग्रेडियंट के। लिखने के बाद ईटा कांस्टेंट आया, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद हम बात करें नेगेटिव साइन क्या आया है, तो नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है फोर्स और वेलोसिटी की। नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो भाई लेयर्स की वेलोसिटी आगे की तरफ है और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगेगा। भाई जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स तो अपोज ही करता है मोशन को, इसलिए अपोजिट में ही लगेगा। तो ये रही बात किसकी, विस्कस फोर्स की। तो यहां तक विस्कस फोर्स का डेरिवेशन है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है ये सब हम बता देंगे। मैं आपको बताऊं कि हमसे ये पूछा जाए कि आप बताइए विस्कस फोर्स का डेरिवेशन करिए, तो दो लेयर्स के बीच में लगने वाले विस्कस फोर्स को इस तरह से डराइव कर लीजिए। ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले से और बातें भी पूछी जा सकती हैं कि किसी क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा जाए कि डायमेंशंस ऑफ ईटा बताइए। हमें कहा जाए डायमेंशंस ऑफ ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस बताइए। जवाब इस तरह से दिया जाएगा कि ये फॉर्मूला है फोर्स का। अगर मैं नेगेटिव साइन छोड़ भी दूं एक बार, क्योंकि मैं तो डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहा हूं इस वक्त सिर्फ, तो नेगेटिव साइन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो ईटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है फोर्स के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा dx, डिवाइड में आया एरिया और डिवाइड में आया dv। अगर ऐसा है तो फोर्स के डायमेंशंस तो mlt-2 होते हैं, dx मतलब डिस्टेंस तो लेंथ होती है, और वही एरिया l स्क्वायर है, और dv मतलब वेलोसिटी lt-1 है। और ऐसा अगर था इस तरह से तो मास रह ही जाएगा, और l और l ऊपर l स्क्वायर जो l स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, एक l जो बचा नीचे से ये ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, t-1 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, पहले से -2 है तो -1 बचेगा। तो ml-1 t-1 डायमेंशंस होते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। डायमेंशंस होते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, डायमेंशंस हैं ये ml-1 t-1 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस हैं। हमसे पूछी जाए SI यूनिट, भाई हमसे SI यूनिट पूछी जाए, ईटा की SI यूनिट बताइए। तो ईटा की SI यूनिट किस तरह से बताई जा सकती है, ईटा इज इक्वल टू इसी फॉर्मूले के अंदर फोर्स की वैल्यू न्यूटन में हो, dx की वैल्यू मीटर में हो, एरिया मीटर स्क्वायर में हो, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हो। तो ये सब आंसर SI यूनिट में आना चाहिए। न्यूटन बचता है, मीटर से एक मीटर कटने के बाद सेकंड ऊपर जाकर प्लस हो गई, ये मीटर स्क्वायर बच गया ऊपर। तो न्यूटन सेकंड मीटर का इनवर्स स्क्वायर, ये SI यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। ये SI यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, और इसी को एक पॉइज़्यूल लिखा जा सकता है। इसी यूनिट को 1 पॉइज़्यूल भी लिखा जा सकता है। भाई ये नाम दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्क की यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर भी लिखी जा सकती है। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, तो उसके अकॉर्डिंग न्यूटन मीटर होनी चाहिए, फिर उसे 1 जूल के इक्वल भी लिखा जा सकता है। तो इसीलिए वह इस पूरी वैल्यू को 1 पॉइज़्यूल भी लिखा जा सकता है। और CGS यूनिट अगर पूछी जाती भाई मुझसे, अगर मुझसे पूछी जाती
सीजीएस यूनिट बताइए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, सीजीएस यूनिट के बारे में बताइए, सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा। तो ईटा की सीजीएस यूनिट क्या होगी? न्यूटन को डाइन में लिया जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में लिया जाएगा, नीचे वाले मीटर को सेंटीमीटर में फिर लीजिए, वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में लीजिए। अब सब कुछ एससीजीएस यूनिट्स में है। मैंने फोर्स को डाइन में लिया है, डाइन सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर लेंथ की सीजीएस है, वेलोसिटी की सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड है। ऐसा होने पर डाइन और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटने के बाद सेकंड ऊपर जाएगा और पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस तरह से लिखा जा सकता है। न्यूटन की जगह डाइन आ गया, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा और मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, और इसे 1 पॉइज लिखा जा सकता है, इसे 1 यानी सीजीएस यूनिट। वैसे मैंने इसकी टर्म्स में फाइंड आउट कर दी है, लेकिन कोई डायरेक्ट आपसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की एसआई यूनिट्स क्या है? पॉइजूल है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की सीजीएस यूनिट्स क्या है? पॉइज है। और ये आपका होमवर्क रहा, मतलब अभी तो और आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आपके लिए बात रही, ये आपके लिए बात रही कि भाई अगर आपको ये बताना पड़ जाए कि भाई एक पॉइजन में और पॉइज में रिलेशन बताइए, तो 1 पॉइजन इज इक्वल टू हाउ मैनी पॉइज। इसे आप कंप्लीट करिएगा, इस बात को कंप्लीट करिएगा कि 1 पॉइजन इज इक्वल टू हाउ मैनी पॉइज, कितने पॉइज होंगे इस पॉइजन के अंदर में। इस बात को जरूर कंप्लीट करिएगा आप। तो ये रही बात भाई ये विस्कोसिटी के बारे में जाना। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक ऐसा फोर्स लगता है जो लिक्विड में मोशन को अपोज करता है, लिक्विड के मोशन को अपोज करता है। आप इसे इनर्शिया इन फ्लूइड डायनामिक्स भी कह सकते हैं। ये भी तो एक तरह का इनर्शिया है जो मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है इस तरह से। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक कांस्टेंट आ गया है। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है, एक विस्कस फोर्स लग रहा है जिसके कारण सभी लिक्विड्स के रेट ऑफ फ्लो डिफरेंट हो सकते हैं। कोई बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है, कोई बहुत धीरे फ्लो करता है। अब बात है बड़ी इंपॉर्टेंट भाई कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो देखिए बनेंगे कैसे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बनेंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन बातों पर बन सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईटा, कोफिशिएंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईटा कह लीजिए, या फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पर किन किन बातों का फर्क पड़ता है, विस्कोसिटी पर किन किन बातों का फर्क पड़ता है, तो विस्कोसिटी पर किन किन जो वो टर्म्स का इफेक्ट पड़ता है। जैसे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता होगा, हमसे पूछा जाए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा विस्कोसिटी पर। अगर ऐसा पूछा गया है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है विस्कोसिटी पर, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो नंबर 1 बात, मैं अगर लिक्विड्स की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि लिक्विड्स की जब बात आती है तो विस्कोसिटी किस कारण से है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के कारण है। कि भाई पानी की 2 लेयर्स, मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उसके कारण वो जुड़े रहना चाहते हैं, बट एक लेयर आगे जाना चाहती है, नीचे वाली को कोई पकड़ के बैठा हुआ है जो एडहेसिव फोर्स है बेस के, इसलिए वो ऊपर वाली लेयर को भी रोकने की क्या करती है? कोशिश। तो विस्कोसिटी जो है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के कारण है लिक्विड्स में, और इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिक्रीज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी मिलेगी उनको, एनर्जी मिलेगी तो इंटरमोलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ेगी और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, आप लिखिएगा कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस
भाई ये सिंबल डिक्रीजेस का है, थोड़े कम शब्द यूज करने पड़ते हैं तो जल्दी पढ़ाया जाता है। आगे भी कभी यूज करूं तो समझ जाइएगा। डिक्रीजेस, एरो डाउन डाला है मतलब घट रही है। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature because of decrease in intermolecular forces, because of decrease in intermolecular forces। भाई लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होने लगेंगे और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होने से विस्कोसिटी कम हो जाएगी। गैसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है, यही तो एक्सेप्शंस हैं कि भाई फ्लूइड में अलग बात, गैसेस में अलग बात कैसे हो सकती है। गैसेस में विस्कोसिटी डिफ्यूजन के कारण है। पहली बात तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो काफी वीक ऑलरेडी होते हैं, वहां पर इतनी अट्रैक्शन नहीं होती मॉलिक्यूल्स में कि एक मॉलिक्यूल दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और उसके मोशन को रोके, वो तो वैसे ही रैंडम मोशन में होते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए लिक्विड की एक लेयर है ये, और ये लिक्विड की गैसेस की दूसरी लेयर है ये, इनके बीच में अट्रैक्शन तो वैसे ही कम है, तो विस्कोसिटी कैसे होगी। क्या होता है कि डिफ्यूजन, पार्टिकल्स एक लेयर भागते रहते तो इस लेयर के पार्टिकल्स दूसरी में डिफ्यूज हो गए हैं, उसके वो भागते रहते हैं तो पार्टिकल्स में डिफ्यूजन होता रहता है, तो इसीलिए दोनों लेयर्स में थोड़ा सा जुड़ाव है, क्योंकि उसका पार्टिकल भागकर इसमें आ गया तो ये दोनों कुछ न कुछ तरीके से जुड़ी हुई है, कुछ न कुछ फोर्सेस थे, बट डिफ्यूजन का ज्यादा रोल था। और टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन बढ़ता है। आपको पता है कि आपके घर में आइसक्रीम लाई जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपका छोटा भाई बहन अगर कोई आइसक्रीम लाकर और किसी रूम में बैठकर खा ले, आपको नहीं पता चलेगा कि घर में आइसक्रीम लाई गई है। बट आपका भाई अगर घर के अंदर जो है वो समोसे ले आए, मतलब कोई गर्म चीज पिज्जा लेकर आता है, तो उसकी स्मेल तो पूरे घर में हो जाएगी और बड़ी जल्दी आपको पता चल जाएगा, और उसी में रूम में आप फटाफट से पहुंच जाएंगे, अपनी प्लेट लेकर आधा चाहिए भाई मुझे। तो गर्म चीज के लिए डिफ्यूजन जल्दी होता है, गर्म चीज के वेपर्स एयर में जल्दी डिफ्यूज होते हैं, और इसीलिए पराठे बनते वक्त पूरे घर में खुशबू हो जाती है। कुछ ठंडा बनाया गया होगा, दही से कुछ बनाया गया होगा घर में, सिर्फ दही ठंडी है मान लो, या दूध है, उनकी कोई स्मेल हमें इस तरह से नहीं आती है। डिफ्यूजन ज्यादा होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। तो गैसेस की अगर बात करी जाए तो हम ये कहेंगे विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, या विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ड्यू टू, viscosity of gases is due to diffusion, viscosity of gases is due to diffusion। viscosity gases में diffusion के कारण है, and diffusion increases with increase in temperature, hence viscosity of gases increases with increase in temperature। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है और लिक्विड्स की विस्कोसिटी घटती है। इसलिए गर्म पानी फ्लो आसानी से करता है, गर्म पानी में कपड़े डाले जाते हैं। वैसे सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी आगे आएगी, उसका भी काफी रोल होता है, और विस्कोसिटी का भी रोल है कि गर्म पानी में कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई, फ्लो अच्छे से करेगा तो अच्छे से सारे डस्ट वगैरह को ले जाएगा। अब तो ये विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट है। प्रेशर की बात करी जाए अगर, तो प्रेशर का इफेक्ट जो है वो वाटर पर थोड़ा डिफरेंट है। वाटर के इस बिहेवियर को हम हीट चैप्टर में पढ़ेंगे और तब जानेंगे कि ऐसा क्या देखने को मिल रहा है। वाटर के केस में कुछ डिफरेंट था। अदरवाइज विस्कोसिटी, प्रेशर अप्लाई करने पर
प्रेशर अप्लाई करने पर पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगे, विस्कोसिटी बढ़ेगी, या फिर कह लीजिए dx घटेगा तो सेपरेशन कम होगी, तो विस्कस फोर्स उनके बीच में ज्यादा लगेगा। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, increases with increase in pressure except water। पानी को छोड़ दीजिए, पानी का थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है, पानी के बारे में फिर बात करेंगे। तो पानी को छोड़ दिया जाए तो प्रेशर अप्लाई करने पर विस्कोसिटी बढ़ती है लिक्विड्स की, और प्रेशर हैव नो इफेक्ट, pressure have no effect on viscosity of gases की विस्कोसिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां डिफ्यूजन के कारण है। डिफ्यूजन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना तेजी से होगा, कितना फास्ट होगा। ये बात जो थी वो डिफ्यूजन की डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ना कि प्रेशर पर। तो यहां पर इतनी बातें हमने विस्कोसिटी के बारे में जान ली है कि विस्कोसिटी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, विस्कस फोर्स क्या होता है। तो ये बहुत सारी बातें हमने जानी है लिक्विड के बारे में, फ्लूइड के बारे में। आगे बात करेंगे और भी। तो आज के लेक्चर में 3 डेरिवेशंस हमारे पास, मैंने एक डेरिवेशन की बात करी है अभी तक, विस्कोसिटी को ढंग से समझा है। हम अगली बात करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा लॉ है, आपसे पूछ लिया जाएगा स्टोक्स लॉ में। तो आपसे पेपर में यहाँ पर स्टोक्स लॉ हाइड्रोलिक लिफ्ट से या पास्कल्स लॉ से आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपसे डेरिवेशन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें इंपॉर्टेंट है टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन, जो मैं इसके बाद बताऊंगा, और आगे चलकर बर्नौली थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स लॉ की बात करी जाए तो स्टोक्स लॉ क्या है भाई? सिंपल सा एक रूल बताया है इसने। कहता है कि मान लो एक लिक्विड है इस तरह से, तो ये एक लिक्विड है यहाँ पर, तो यहाँ इसमें लिक्विड की बात करूं, लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो एक लिक्विड है, जैसे मान लीजिए समुद्र की बात की जाए, तालाब की बात करी जाए, या ग्लास के अंदर पानी है, तो ये एक लिक्विड है। और इस लिक्विड के अंदर मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉडी ड्रॉप कर दी जाए भाई। एक स्फेरिकल बॉडी ड्रॉप कर दी गई है, उसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, और पानी के अंदर एक स्फेरिकल, कोई स्टील की बॉल है, कोई मार्बल है, या किसी दूसरे लिक्विड की एक ड्रॉप है, तो कोई स्फेरिकल बॉडी है। कोई भी मटेरियल हो सकता था भाई, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी मटेरियल हो सकता था। तो ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस कुछ r है। इस स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, इस तरह से कुछ। और ये स्फेरिकल बॉडी जो है वो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है कुछ v वेलोसिटी से। तो v वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ जा रही थी इस तरह से। भाई एक बार फिर क्या देखने को मिलेगा आपको कि इस लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं और इस स्फेरिकल बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में एक बार फिर लगने वाला है एडहेसिव फोर्स। तो वो एडहेसिव फोर्स के कारण जब ये स्फेरिकल बॉडी नीचे की तरफ जाएगी तो वो फोर्स इसके इस मोशन को अपोज करेगा। ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड एक फोर्स फिर से लगाएगा और इस फोर्स का नाम फिर से विस्कस फोर्स है। ये भी विस्कस फोर्स है क्योंकि फोर्स लिक्विड ने लगाया है।
एक स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस r है, जिसकी वेलोसिटी v है, ये v वेलोसिटी से स्फेरिकल बॉडी अगर एक लिक्विड में से नीचे डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है, तो वर्टिकली अपवर्ड एक विस्कस फोर्स ये लिक्विड लगाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बताता है स्टोक्स लॉ। ये सिंपल सी बात है स्टोक्स लॉ के अंदर। फिर से सुन लीजिएगा, इससे पहले जिस विस्कस फोर्स की बात कर रहे थे वो था विस्कस फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड मूव कर रहा है, नीचे वाली लेयर उस पे एक विस्कस फोर्स लगा रही है, वो था एक लिक्विड हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में जब मूव कर रहा था तब उसकी बात कर रहा था। अब ये लिक्विड फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए लिक्विड तो रेस्ट पर, ग्लास के अंदर पानी भर रखा आपने ग्लास के अंदर, और उसमें एक छोटी सी स्फेरिकल ड्रॉप गिराइए, मतलब कोई स्फेरिकल बॉडी गिराइए, कोई स्टील की बॉल, मार्बल की कोर, कोई कंकर पत्थर गिराइए स्फेरिकल बॉडी का, किसी भी शेप का होता विस्कस फोर्स तो लगता, लेकिन स्पेशली मैं स्फेरिकल बॉडी का डेरिवेशन करना चाहता हूं। स्फेरिकल बॉडी के लिए हम स्पेशल बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने स्फेरिकल की बात की। तो स्फेरिकल बॉडी पानी में गिराई जाए तो वो बॉडी नीचे जाएगी, अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो नीचे जाएगी। तो वो स्फेरिकल बॉडी नीचे की तरफ जा रही है इस तरह से, तो वो स्फेरिकल बॉडी जब नीचे की तरफ जा रही है इस तरह से, तो अपोजिट में ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स ये लिक्विड लगाएगा उसके मोशन को अपोज करने के लिए। और इस विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये स्टोक्स लॉ बताना चाहता है। और किस तरह से हम बताएंगे भाई, स्टोक्स लॉ ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट, स्टोक्स लॉ क्या बताना चाहता है हमें, स्टोक्स लॉ स्टेट्स दैट द विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, the viscous dragging force, Stokes law states that the viscous dragging force on a spherical body, force on a spherical body of radius small r and moving with velocity v vertically downward through a viscous fluid या viscous liquid of coefficient of viscosity eta, of coefficient of viscosity eta is और वो बताने वाला है कि ये फोर्स कितना लगता है, और कहता है स्टोक्स के ये फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा, ये फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा, 6 और पाई कांस्टेंट है, ईटा इस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस और वी वेलोसिटी, सभी फैक्टर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 6 पाई यहाँ कांस्टेंट है। विस्कस फोर्स इस स्फेरिकल बॉडी पर लिक्विड लगाएगा वर्टिकली अपवर्ड, जब ये स्फेरिकल बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है किसी विस्कस फ्लूइड से, और वो फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा आर वी। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इस लिक्विड का, जितना ज्यादा होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। रेडियस इस बॉल का जितना ज्यादा होगा, जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। वेलोसिटी जितनी इसकी ज्यादा होगी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगाएगा। तो ये 6 पाई ईटा आर वी। तो ध्यान रखिएगा ये फ्रिक्शन फोर्स वैसा नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता था 5वें चैप्टर में जब मैं पढ़ता था, और यहाँ वेलोसिटी बढ़ने से विस्कस फोर्स बढ़ रहा है, ये अलग तरह का फोर्स है, ये उस फ्रिक्शन फोर्स से डिफरेंट बनता है। इस फॉर्मूले को डिराइव करना इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, सेकंड चैप्टर में ऐसे पूछा जाता था कि फोर्स डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर, रेडियस पर और वेलोसिटी पर। तब आप लिख लेते थे कि फोर्स डिपेंड कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर a, रेडियस की पावर v और वेलोसिटी की पावर क्या मान लेंगे c। इसके बाद आप कांस्टेंट लगाएंगे, डायमेंशंस पुट करेंगे, a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये फॉर्मूला
क्या बनेगा, सेकंड चैप्टर में डिराइव करते थे यूजिंग डायमेंशंस। तो डायमेंशंस की मदद से फॉर्मूले डिराइव करते थे, वो यहां से डिराइव करके दिखा सकते हैं आप। अदरवाइज स्टोक्स लॉ तो ये बता रहा है कि एक स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस r है, जिसकी वेलोसिटी v है, मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, तो उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी होता है। ये बताना चाहा है किसने, यहां पर स्टोक्स लॉ ने। इससे अगला जो डेरिवेशन है, इससे अगली जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हमें पढ़ना है, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। इसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और ये डेरिवेशन एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, ये एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ये समझने के लिए हम जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी की बात आएगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की अगर बात करें कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो टर्मिनल वेलोसिटी की बात अगर करें तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी इस तरह से है भाई। आपने क्या किया, किसी लिक्विड की बात करी जाए, अगर किसी मैं लिक्विड की बात करूं तो एक लिक्विड है, रेस्ट पर है बिल्कुल एक ही जगह पर, तो इस तरह से किसी तालाब में या समुद्र के पानी में या किसी ग्लास में आपने एक स्फेरिकल बॉडी को इस तरह से रख दिया सरफेस पर, कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, बिल्कुल जीरो थी। एक स्फेरिकल बॉडी को इसके सरफेस पे रखा गया, जब इस स्फेरिकल बॉडी को इसके सरफेस पे रखा गया तो इस स्फेरिकल बॉडी का जो वेट है, इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस कुछ r है, स्फेरिकल बॉडी का रेडियस कुछ r है, और इस स्फेरिकल बॉडी का वेट, इस स्फेरिकल बॉडी का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और उस वेट की वैल्यू है mg, मास इनटू में ग्रेविटी। इस स्फेरिकल बॉडी का जो वेट है वो इसे वर्टिकली डाउनवर्ड लाना चाहता है। पानी के सरफेस पर जब मैंने इसे रखा होगा तो इसने पानी डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया होगा, और एक बायंस फोर्स लगना स्टार्ट हो गया होगा। एक बायंस फोर्स लगना स्टार्ट हो गया होगा जिसे हम अप थ्रस्ट कह देते हैं। तो ये वो बायंस फोर्स लग रहा है एक इसके ऊपर, लेकिन ये बायंस फोर्स इस वेट से कम है, बायंस फोर्स इसके वेट से कम है, नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो ये जो वेट है mg, ये mg वेट इसे क्या करेगा, ये mg वेट ज्यादा है बायंस फोर्स से, स्फेरिकल बॉडी पर नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, और वर्टिकली डाउनवर्ड होने से नेट फोर्स डाउनवर्ड है, तो ये स्फेरिकल बॉडी एक्सेलरेट होने लगेगी। मैंने इस स्फेरिकल बॉडी को पानी के अंदर ले जाकर यूं रखकर रिलीज कर दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। जैसे हम किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फ्री फॉल में वो नीचे जाती है। ऐसे ही एक स्फेरिकल बॉडी को मैंने पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर रख दिया है, और रखने पर इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड था, बायंस फोर्स ऊपर की तरफ लगा। जब मैंने उसे डिप कर कर रिलीज किया इस तरह से, मान लो एक बॉल को पानी के अंदर इमर्स कर लिया मैंने, यहाँ पानी का लेवल है, मैं पानी के अंदर ले गया इसे, और अब मैंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया इसे। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, इसका वेट इसके बायंस फोर्स से ज्यादा है, तो ये फोर्स इसे नीचे खींचेगा, एक्सेलरेट कराएगा, ये स्फेरिकल बॉडी नीचे भागने लगेगी। जब ये स्फेरिकल बॉडी एक्सेलरेट होकर नीचे जाने लगेगी, स्पीड इसकी इंक्रीज होने लगेगी। जब ये कुछ वेलोसिटी से जा रही होगी तो भाई इसके कारण, अभी स्टोक्स ने बताया कि इस स्फेरिकल बॉडी पर एक विस्कस फोर्स भी लगेगा 6 पाई ईटा आर वी। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है लिक्विड की, और आर इसका रेडियस है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, कोई विस्कस फोर्स नहीं था, वेलोसिटी जीरो फोर्स जीरो। ये फोर्स ज्यादा है किससे, अपथ्रस्ट से, ये नीचे एक्सेलरेट होने लगी। इसकी वेलोसिटी ज्यादा जैसे जैसे बढ़ने लगी है, वैसे वैसे ये फोर्स भी बढ़ने लगा है, क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है।
बढ़ते बढ़ते भाई ये नीचे जाती जा रही है। सोचिए बेस बहुत दूर है, समुद्र की गहराई 1-2 किलोमीटर है, एक स्फेरिकल बॉडी मैंने उसके अंदर रिलीज करी तो नीचे जाती जा रही है। जैसे जैसे नीचे जा रही है एक्सेलरेट हो रही है, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा था बायन्स फोर्स से, और ये फोर्स के कारण एक्सेलरेट हुई, चलना स्टार्ट किया। जैसे ही चलना स्टार्ट किया वेलोसिटी बढ़ने लगी, ये फोर्स भी बढ़ने लगा। लेकिन अभी भी इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो इसके वेट से कम है, यानी नेट फोर्स अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। वेट की वैल्यू बायन्स फोर्स और प्लस विस्कस फोर्स दोनों से ज्यादा है, नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये स्फेरिकल बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड बढ़ने के साथ साथ ये विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा, एक वेलोसिटी ऐसी आएगी जिस वेलोसिटी पर विस्कस फोर्स और प्लस बायन्स फोर्स का सम नेट फोर्स मतलब सॉरी वेट के इक्वल हो जाएगा, और इस स्फेरिकल बॉडी पर नेट फोर्स उस वक्त कितना हो जाएगा, 0। वेट की वैल्यू कांस्टेंट है, बायन्स फोर्स भी कांस्टेंट है, जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा था वो कर चुकी है, बस वो नीचे जा रही है। बायन्स फोर्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है एक टाइम पर इस फोर्स की वैल्यू ऐसी हो जाएगी कि इन ऊपर वाले अपवर्ड अप थ्रस्ट का और विस्कस फोर्स का सम वेट के इक्वल हो जाएगा, और नेट फोर्स इस पर 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन क्योंकि 0 हो गया है, नेट फोर्स 0 हो गया है, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी अब उसकी वैल्यू, ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये फोर्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट था ही, और ये इन दोनों का सम इसके इक्वल हो गया है, और ना ये अब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब एकदम से नेट फोर्स जब 0 हुआ है, स्फेरिकल बॉडी आ रही है, आती जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक जगह ऐसी आई जहां नेट फोर्स 0 हो गया। अब जो इसका मोशन है उसी स्टेट में रहेगी। यही तो कहता है ना भाई न्यूटन के लॉ, F = ma। अगर नेट फोर्स 0 है तो दो बातें, एक बार या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकती है या यूनिफॉर्म मोशन में। तो जब नेट फोर्स 0 है, अगर वो रेस्ट पर होती तो रेस्ट पे ही रहती। जब नेट फोर्स 0 हुआ, अगर उस वक्त उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तो एक जगह ऐसी आई जहां पर ये फोर्स ऊपर वाले और ये mg बराबर हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। लेकिन अभी तक तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन अब एकदम से एक्सेलरेशन 0 हो गया, अब इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, अब ये इसी वेलोसिटी से नीचे जाती रहेगी। ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो इसको मिली। ऊपर से वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और एक टाइम पर नेट फोर्स 0 हो गया उस मैक्सिमम वेलोसिटी को, और वो कांस्टेंट हो गई है वो वेलोसिटी। तो ध्यान से सुनिएगा कि इस डायग्राम के साथ एक ग्राफ बनता है। वो ग्राफ ये कहता है कि भाई एक जगह पर क्या ली गई है, वेलोसिटी, और एक जगह पर क्या लिया गया है, टाइम। जब मैंने रिलीज किया पानी के अंदर, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जैसे जैसे ये स्फेरिकल बॉडी नीचे जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर कांस्टेंट हो जाएगी, और वो जब कांस्टेंट हो जाएगी ना, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो स्फेरिकल बॉडी नीचे जा रही है, नीचे जाते जाते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और ये कांस्टेंट स्पीड से अब मूव करेगी। उस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी में लिख लीजिएगा, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। It is the maximum constant velocity. It is the maximum constant velocity attained by. It is the maximum constant velocity attained by a spherical body. Attained by a spherical body. Attained by a spherical body moving. Attained by a spherical body moving through a viscous. Moving through a viscous liquid, it is the maximum constant velocity attained by a spherical body moving vertically downward. Moving vertically downward जोड़ दीजिएगा भाई यहाँ पर, moving vertically यहाँ पर। It is the maximum constant velocity attained by a spherical body moving through a viscous liquid, मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ विस्कस लिक्विड में। तो इस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसका डेरिवेशन भी जानना पड़ेगा।
डेरिवेशन इसका कैसे समझा जाए भाई, डेंसिटी, डेंसिटी इस लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड है जिसमें ये मूव कर रही है उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। और भाई डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, जो ये स्फेरिकल बॉडी हमने कंसीडर करी है इसकी डेंसिटी रो है। तो स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी रो है और डेंसिटी लिक्विड की कितनी है, सिग्मा। तो वेट ऑफ बॉडी, ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसका वेट कितना होगा, W इज इक्वल टू बराबर है। तो स्फेरिकल बॉडी का वेट कितना होगा, W इज इक्वल टू बराबर है, वेट लिखा जा सकता है मास इनटू में ग्रेविटी mg, मास लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी की 4/3 पाई r क्यूब हो गई, डेंसिटी इस स्फेरिकल बॉडी की रो है, तो वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी हो गया है मास, और मास इनटू में ग्रेविटी हो गया है वेट। तो इतना तो हो गया है वेट, इस स्फेरिकल बॉडी का वेट है, ये इक्वेशन नंबर 1 रहेगी। अब बायस फोर्स कितना लग रहा है, अप थ्रस्ट कितना लग रहा है, अप थ्रस्ट ड्यू टू वाटर डिस्प्लेस्ड, अप थ्रस्ट की वैल्यू होती है वेट किसका, लिक्विड जो डिस्प्लेस किया। ये स्फेरिकल बॉडी अंदर आ गई है तो वॉल्यूम कितनी है, पानी जो डिस्प्लेस हुआ है उतनी ही है जितनी वॉल्यूम इस स्फेरिकल बॉडी की है, उतना ही पानी डिस्प्लेस किया, 4/3 पाई r क्यूब। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो लिक्विड का मास कितना हुआ, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया, और g से मल्टीप्लाई कर दूं तो लिक्विड का क्या हो गया, वेट। तो वेट ऑफ स्फेरिकल बॉडी क्या होगा, स्फेरिकल बॉडी की वॉल्यूम इनटू वेट, उसकी डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। बायस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी की और इनटू में सिग्मा, यानी वॉल्यूम जो है वो पानी की कितना डिस्प्लेस हुआ, सिग्मा डेंसिटी वाटर की और इनटू में ग्रेविटी, ये पानी का वेट हो गया जो डिस्प्लेस हुआ है, तो इतना ही बायस फोर्स लगता है। और विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, विस्कस फोर्स की बात करें स्टोक्स लॉ से तो विस्कस फोर्स लग रहा है 6 पाई ईटा RV, इक्वेशन नंबर 3। ये v वेलोसिटी होगी उतना जो है वो क्या लगेगा, v वेलोसिटी के अकॉर्डिंग लगेगा विस्कस फोर्स। तो एक टाइम ऐसा आया जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट हो गई है, तो इफ v इज टर्मिनल वेलोसिटी, अगर v टर्मिनल वेलोसिटी है, अगर v टर्मिनल वेलोसिटी है तो इसका मतलब अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स बराबर हो गए होंगे वेट के, ऊपर वाले दोनों फोर्स वेट के इक्वल हो गए होंगे, नेट फोर्स 0 हो गया होगा, और इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। अब थ्रस्ट है 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा इनटू में g, और ये है 6 पाई ईटा RV, और वेट है 4/3 पाई r क्यूब रो इनटू में g। और अगर ऐसा है तो भाई ये वाली टर्म को इधर माइनस में भेजिए, 6 पाई ईटा RV इज इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब कॉमन आएगा दोनों में से, g कॉमन आएगा दोनों में से, ब्रैकेट में रो माइनस में सिग्मा, वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी माइनस में लिक्विड की डेंसिटी लिखा जाएगा इसे पे। इतना लिखा जाने के बाद यहां पर v की वैल्यू चाहिए आपको 4/3 पाई r का क्यूब और g और रो माइनस में सिग्मा के डिवाइड में 6 आ गया, पाई आ गया, ईटा आ गया, r आ गया। टर्मिनल वेलोसिटी बराबर 3 6 जा 18 होगा, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, नीचे ईटा बच गया डिवाइड में, एक r से ऊपर एक r कट गया तो r स्क्वायर बच गया, g बच गया और रो माइनस सिग्मा आया। तो 2/9 ईटा r स्क्वायर g रो माइनस में सिग्मा, ये टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है इस स्फेरिकल बॉडी की। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी है। यहां तक डेरिवेशन समाप्त हो गया। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फॉर एयर बबल्स। फॉर एयर बबल्स की बात करूं, अगर आप भाई पानी पीते वक्त या कुछ भी गेम खेलते वक्त, शरारत करते वक्त स्ट्रो से फूंक मारते हैं
तो पानी के अंदर एयर के बबल्स बन जाते हैं और सीधा ऊपर आ जाते हैं राइज करके, क्योंकि एयर बबल्स की डेंसिटी रो, स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से कम है, अगर रो छोटा है सिग्मा से, अगर इस स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, जैसे कि एयर बबल्स में होता है इस तरह का, तो बड़े में छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे, रो में से सिग्मा माइनस करोगे, वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, सो एयर बबल्स राइजेस इन लिक्विड। नेगेटिव का मतलब इनकी तो टर्मिनल वेलोसिटी ही ऊपर की तरफ है, इनकी टर्मिनल वेलोसिटी बायन्स फोर्स ज्यादा है वेट से, वो ऊपर की तरफ आती है, नेगेटिव में है वेलोसिटी, इसीलिए क्लाउड्स भी ऊपर राइज करते हैं, क्योंकि क्लाउड्स की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से कम है, ऊपर की तरफ राइज करते हैं इस तरह से, और एयर बबल्स भी ऊपर राइज करते हैं। गाइस ये बात आज जो है वो 3 चीजें आज हमने जानी है, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। ये सारी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछी जानी है ये, और अगला लेक्चर जो आएगा उसमें और बेहतरीन हम जानेंगे चीजें, नई चीजें पढ़ेंगे गाइस। थैंक्स गाइस।